गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है 11th क्लास, लेसन नंबर 9, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग से आप समझ गए होंगे जिसमें गतिशीलता हो, जो अपने अनुभव से आगे बढ़े, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल ले। मोटे तौर पे इसे ही कहेंगे हम जीवन। तो भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि यह अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल रहा है आए दिन। इसीलिए हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। अंडरस्टूड? अब तक हमारे देश के संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। 104 बार बदला जा चुका है समय और परिस्थितियों के अनुसार। क्योंकि कोई भी संविधान ऐसा नहीं होता जो 70 साल पहले बना हो और आज भी ज्यों का त्यों बना रहे। लेकिन हमारा संविधान अपने बुनियादी रूप में वही संविधान है जो हमारा 70 साल पहले बना था, आज भी चल रहा है। जबकि अगर हम बाकी देशों के बारे में देखें, जैसे रूस का संविधान 1918 से लेकर के 1991 तक 4 बार बदला जा चुका है। और ऐसे ही फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, 1793 में वहाँ संविधान बना, लेकिन वहाँ भी फ्रांसीसी गणतंत्र को 1958 तक 5 बार बदला जा चुका है। लेकिन हमारा संविधान 70 सालों में एक बार भी नहीं बदला गया। बदला मतलब पूरी तरह नहीं बदला गया है। समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें छोटे मोटे संशोधन होते रहते हैं और इस तरह से कुल 104 संशोधन इसमें हो चुके। तो अब बात आती है कि क्या कारण है कि हमारा संविधान अब तक भी जो का त्यों है, अब तक भी हमारा संविधान नहीं बदला गया है। पहली बात तो यह है कि संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता। आपको पता है कि हमारा संविधान बहुत लंबे समय में तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसमें लगे थे। और इन सारे दिनों में जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने न सिर्फ उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बनाया, बल्कि लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बहुत लंबी दूरदर्शिता उन्होंने रखी और ऐसा संविधान बनाया जो कि आगे आने वाले समय में भी हमारे लिए कारगर है। और इसके साथ साथ हमारे संविधान में एक बात ये भी है कि हमारा संविधान हर किसी के लिए, चाहे वो माइनॉरिटी है, चाहे वो ज्यादा संख्या में बहुसंख्यक है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का है, सभी के लिए कुछ ना कुछ अवश्य प्रोवाइड करवाता है। सभी को ये संविधान मानने के लिए प्रेरित करता है। सभी लोगों की, जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति है, उसकी आंख से भी आंसू पोंछने का काम हमारा संविधान करता है। इसलिए आज भी हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। फिर हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल था हमारा संविधान। जैसी उस समय की परिस्थितियां थी, जैसे कुछ चीजें मौलिक अधिकारों में लिखी गई और कुछ चीजें राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में की गई। क्योंकि उस समय की हमारी परिस्थितियां ऐसी थी कि हम सारी बातों को मौलिक अधिकारों में नहीं दे सकते थे और कुछ चीजें राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों वाले चैप्टर में छोड़ दी गई ताकि समय के अनुसार सरकारें लोगों की भलाई के लिए उन्हें लागू करें। फिर आता है संविधान लचीलेपन और कठोरता का उचित मिश्रण है। हमारा संविधान न तो इतना लचीला है कि उसे कोई भी आए और उसे बदल डाले, और न ही हमारा संविधान इतना कठोर है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार बदला ना जा सके। क्योंकि कोई भी चीज अगर इतनी कठोर होगी कि उसमें तन्यता नहीं होगी तो वो किसी न किसी दिन टूट सकती है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसके कुछ प्रावधानों को तो बिल्कुल साधारण बहुमत से बदला जा सकता है और कुछ प्रावधान ऐसे बनाए जिन्हें भी बदलना बहुत ही मुश्किल है। तो संविधान का लचीला होना क्या है? जिसे साधारण बहुमत से बदला जा सके, उसे कहते हैं लचीला संविधान। और जिसे मुश्किल से, जिसे बहुत ही कठिनता से बदला जा सके, उसे कहते हैं कठोर संविधान। तो हमारा संविधान लचीलेपन और कठोरता का उचित मिश्रण है, इसलिए आज भी जिंदा है और उसके साथ साथ भविष्य में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में भी सक्षम है।
क्योंकि भविष्य में जो भी हमारे सामने चुनौतियां आती जा रही हैं, हमारा संविधान उसमें बदलाव करने की हमें अनुमति देता है। फिर उसके साथ ही समाज की आकांक्षाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होता है कोई भी संविधान। हमारे संविधान में भी प्रत्येक नागरिक की इच्छाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे कि प्रारंभ में ही जो 15 अगस्त 1947 का जो भाषण था, उसमें हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, उसे भाग्य के साथ चिर परिचित समझौता कहा था। उस भाषण को आपको अच्छे से याद होगा ये बात। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमें बहुत खुशी की बात है कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, लेकिन ये अभी सुस्ताने का समय नहीं है। हमारे सामने गरीबी की, अशिक्षा की और असफलता की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हमें दूर करना है। तो उन लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब हमारे संविधान में देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? इसलिए इन कारणों से हमारा संविधान आज भी कैसा संविधान है? जीवंत दस्तावेज है। आज भी ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवंत दस्तावेज। अंडरस्टूड? तो अब बात आती है कि ठीक है, बदल सकते हैं हमारे संविधान को, लेकिन क्या प्रक्रिया है संविधान को बदलने की? कैसे हम हमारे संविधान में संशोधन कर सकते हैं? संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है? आर्टिकल 368, जो अनुच्छेद संविधान का 368 है, वो हमें बताता है कि संविधान में किस प्रकार संशोधन करना है। आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है, संसद, कौन कर सकता है संविधान में संशोधन? संसद। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा संविधान में कुछ नए उपबंध बना सकती है और जो विद्यमान जो उपबंध हैं उनको कम कर सकती है, उनको हटा भी सकती है। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। और किसको दिया गया है ये हक संविधान में संशोधन करने का? संसद। संसद सर्वोच्च संस्था है जो संविधान में संशोधन कर सकती है। हालांकि संविधान संशोधन जो बिल होता है वो तभी लागू होता है जब उसके ऊपर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसको बदल नहीं सकता। जैसे बाकी साधारण कानून है उनमें राष्ट्रपति उसमें और बदलाव के लिए उसमें सिफारिश कर सकता है, लेकिन संविधान संशोधन जो बिल होता है उसमें राष्ट्रपति को वापस भेजने की कोई शक्ति नहीं है। अगर दोनों सदनों में संशोधन पास हो गया तो राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा ही करेगा। अंडरस्टूड? मतदाताओं को यानी जनता को संविधान संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो संसद में बैठते हैं एमएलए एमपी, उनको संशोधन करने की पूरी शक्ति दी गई है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि संशोधन करने की सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में है? संसद के हाथ में। क्या राष्ट्रपति इसमें कुछ कर सकता है? राष्ट्रपति को हस्ताक्षर तो करने होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसमें कोई भी दोबारा से इसमें फेरबदल नहीं कर सकता है। न्यायपालिका को भी इसमें कुछ शक्ति है, हालांकि न्यायपालिका संसद का भाग नहीं है, लेकिन अगर कोई संविधान की व्याख्या में अगर कोई गड़बड़ है, क्योंकि आगे मूल ढांचे की जब बात करेंगे, अगर मूल ढांचे में कहीं परिवर्तन हो रहा है तो न्यायपालिका भी उसमें अहम रोल अदा कर सकती है। अंडरस्टूड टिल नाउ? किस संशोधन में दिया, किस आर्टिकल में दिया गया संशोधन की प्रक्रिया? 368। तो 368 से पहले भी कुछ भागों में संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत क्या होता है कि उपस्थित जितने भी लोग हैं उनका 50% से ज्यादा अगर उस बात के लिए राजी हैं तो संशोधन हो जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत कम आर्टिकल हैं जिनमें साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन हो सकता है। एक तो आर्टिकल 2, अगर नए राज्यों का प्रवेश करना है, नए राज्य उसमें बनाने हैं हमारे देश के, जैसे पहले प्रारंभ में सिर्फ 14 ही राज्य थे, लेकिन अब कितने राज्य हैं? 28। कितने राज्य हैं अभी? 28 राज्य हैं, 9 संघ शासित प्रदेश। तो ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल साधारण बहुमत से हो जाती है।
इसमें आर्टिकल 368 की प्रक्रिया की जरूरत नहीं। अनुच्छेद 3 में भी ऐसे राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना है, तो ये प्रक्रिया भी बिल्कुल साधारण बहुमत से हो जाएगी। और नागरिकता किसे देनी है किसे नहीं देनी है, ये प्रक्रिया भी साधारण बहुमत से हो जाएगी। और एक दो और ऐसे आर्टिकल है जिनमें आर्टिकल 368 की प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? आर्टिकल 368 में 2 प्रक्रिया दी गई है। वैसे तो संशोधन 3 तरह से हो सकता है। एक तो साधारण बहुमत से, जैसे आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3, आर्टिकल 6 से 11। और दूसरी बात है विशेष बहुमत से, जो अनुच्छेद 368 में लिखा गया है। और विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का अनुमोदन। ये थोड़ा सा कठोर है कि कठोरता से इसमें संशोधन होगा। तो अगर विशेष बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत क्या होता है? मान लो कि अभी है ही, लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 543। लोकसभा में कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत हो गया, उसके लिए एक तो चाहिए आधे से ज्यादा लोगों का बहुमत। आधे से ज्यादा कितने हो गए? इसका बटा 2 करेंगे तो हम कितना होगा? 273 के करीब हो जाता है ये, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या चाहिए? जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 अगर उस संशोधन विधेयक को पास करता है तो ही वो संशोधन विधेयक पास होगा। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि सिर्फ सत्ताधारी दल ही कोई संशोधन ना कर दे। इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत इसलिए है जिससे कि विरोधी दलों का भी उन्हें सहारा लेना पड़े, जिससे कि संविधान में ऐसे ही कोई भी दल बहुमत में और संशोधन ना कर दे। इस वजह से विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। कई बार बहुत छोटा पूछ लिया जाता है कि विशेष बहुमत की क्यों जरूरत पड़ती है? ताकि कोई भी एक ही दल किसी भी बड़े संशोधन को पास ना कर दे, इसलिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। समझे क्या है विशेष बहुमत? समझ गए? एक तो आधे से ज्यादा, और दूसरा मान लो कि यहाँ पे 300 लोग उपस्थित हैं। 300 का 2/3 कितना होगा? 200। तो सिर्फ 200 में बात नहीं बनेगी, 273 जो भी ज्यादा है वो माना जाएगा। मान लो 400 लोग उपस्थित हैं, 400 का 2/3 कितना हो गया? 800/3, 3 2 3 18 और ऐसे ही हो गया, 268 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ज्यादा होगा वो माना जाएगा, यानी दोनों बातें मानी जाएंगी। एक तो आधे से ज्यादा हो कुल सदस्य संख्या का, और दूसरा जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 अगर पक्ष में है तो वो संशोधन विधेयक पास माना जाएगा। ऐसा ही फिर दूसरे सदन में जाएगा, जैसे पहले सदन में गया, जैसे कि मैंने कानून कैसे बनते हैं उसमें सिखाया था आपको, ऐसे ही दूसरे सदन में जाएगा, वहां भी इसी तरह से पास होगा। तो और फिर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए वो चला जाएगा, सिग्नेचर के लिए चला जाएगा। तो ये तो है विशेष बहुमत। अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है, जैसे 44वां संशोधन हुआ था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया, साधारण अधिकार बनाया गया, तो उस दौरान विशेष बहुमत की जरूरत पड़ी। या फिर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अगर हमें संशोधन करना है तो भी किसकी जरूरत पड़ेगी? विशेष बहुमत की। और भी इस तरह से कई सारे अनुच्छेद हैं जिनमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो एक प्रक्रिया तो होगी विशेष बहुमत के द्वारा। दूसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत भी हो और आधे से ज्यादा राज्य उसको कहे, माने, अनुमोदन हो आधे से ज्यादा राज्यों का, तो ही संशोधन हो सकता है। और इसके लिए आर्टिकल है, जैसे राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में, या कुछ न्यायपालिका के बारे में कुछ संशोधन करना है, या संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में कुछ संशोधन करना है, तो इस तरह के अगर संशोधन करने हैं तो राज्यों से भी पूछा जाएगा और विशेष बहुमत भी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा संविधान क्या बन जाता है? अति कठोर, कठोरतम बन जाता है। ठीक है,
यहाँ पे कठोर और यहाँ पर कठोरतम, और यहाँ पर कैसा संविधान हमारा लचीला। अंडरस्टूड? कैसे कैसे संशोधन होता है? 368 की प्रक्रिया के तहत संशोधन होता है, साधारण कानून से भी संशोधन हो सकता है, और तीसरी बात यह है कि संसद सर्वोच्च संशोधन कर ले। अंडरस्टूड? अब हमारा एक टॉपिक और रहता है कि संशोधनों की विषय वस्तु क्या क्या रही है आज तक। आज तक हमारे 104 के लगभग संशोधन हो चुके हैं। तो किन किन बातों पे संशोधन किए गए हैं? पहली बात है तकनीकी और प्रशासनिक प्रकृति। अगर मान लो कोई बात समझ में नहीं आ रही है संविधान की, तो उसकी भाषा को सरल करने के लिए तकनीकी हो गया, या फिर अगर किसी की आयु सीमा बढ़ानी है, जैसे कि 15वां संशोधन किया, जजों की जो उच्च न्यायालय के जज हैं उनकी आयु सीमा 60 थी, 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62 कर दी गई। संविधान में कोई फर्क नहीं पड़ा। या फिर जैसे 55वां संशोधन था, किसी का वेतन बढ़ाना है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाना है, न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाना है, या उनका जो एमएलए एमपी जो उनका वेतन बढ़ाना है, तो वो भी संशोधन जो किए गए थे वो बिल्कुल प्रशासनिक प्रकृति के हैं और तकनीकी प्रकृति के हैं। इससे संशोधन संविधान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि भाषा को सरल करने के लिए या फिर और उनको स्पष्ट करने के लिए, व्याख्या करने के लिए जो संशोधन किए जाते हैं वो कहलाते हैं तकनीकी या प्रशासनिक संशोधन। जैसे पहला संशोधन, 15वां संशोधन, 25वां संशोधन। अंडरस्टूड? और बात आता है व्याख्या और विभिन्न दृष्टिकोण। व्याख्या किसी चीज की, किसी संशोधन के किसी भाग की व्याख्या करने के लिए ये सारी जो समस्याएं थी वो आई 1970 और 75 के दौरान। इस समय इमरजेंसी लागू हो गई थी, आपातकाल लागू हो गया था। तो उस दौरान संसद और न्यायपालिका में आपस में बहुत टकराव था। संसद कोई भी संशोधन करती थी, न्यायपालिका उसको संविधान की अवहेलना मानती थी। तो इस तरह से जो संशोधन किए गए जाते हैं उन्हें व्याख्या और विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर किया गया संशोधन कहा जाता है। फिर बात आती है राजनीतिक आम सहमति से किए गए संशोधन। राजनीतिक आम सहमति से, जैसे 52वां संशोधन, उस दौरान गठबंधन की सरकारें थी। 1979 से शुरू हो गई थी गठबंधन की सरकारें। तो 52वां संशोधन जब पास हुआ, ये था दल बदल से संबंधित। तो राजनीति ने महसूस किया कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीतता किसी और दल से है और सत्ता के लालच में किसी और दल में शामिल हो जाता है, और आए दिन सरकारें गिरती रहती हैं और बनती रहती हैं। इसलिए राजनीतिक सहमति के द्वारा 52वां संशोधन किया गया, और इसी 52वें संशोधन को बाद में थोड़ा बहुत और संशोधन किया गया, 91वां संशोधन किया गया। ऐसे ही 61वां संशोधन किया गया, जिसमें मतदाता की उम्र 61वें संशोधन में क्या था? पहले 21 साल की और वो घटा करके कितनी कर दी गई? 18 साल की। अंडरस्टूड? ये 61वें संशोधन में मतदाता की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष की। ये जो आंकड़े मैं बता रही हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि मतदाता की आयु किस संशोधन के द्वारा घटाई गई। अंडरस्टूड? और 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित। 11वां संशोधन भी दल बदल से संबंधित है। 61वां संशोधन मतदाता की आयु घटाने से संबंधित है। फिर बात आती है 73वां और 74वां संशोधन। बताइए ये किससे संबंधित है? स्थानीय शासन से, पंचायती राज से और शहरी निकायों से संबंधित है। ये 73वां संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित है और 74वां संशोधन शहरी पंचायतों से संबंधित है। अंडरस्टूड? तो ये इस तरह से हमारे संशोधनों की विषय वस्तु रहती है। कभी ये तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, कभी व्याख्या और विभिन्न दृष्टिकोणों के द्वारा, कभी राजनीति के आम सहमति के माध्यम से विभिन्न संशोधन हमारे किए जाते हैं। अब बात आती है कि संविधान की मूल संरचना क्या है। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि संविधान का मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये जो मूल संरचना की बात आई थी केशवानंद भारती केस 1973 में आई थी। केशवानंद भारती केस में जज ने, ये जो जजों की जो खंडपीठ थी, उन्होंने निर्णय दिया
कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? क्या थी मूल ढांचे की अवधारणा? कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, मूल ढांचे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और इसी में यही जो संशोधन था, केशवानंद भारती केस में जो संशोधन किया गया था, उसी जो निर्णय दिया गया था, संशोधन ही कहेंगे इसे, हम निर्णय कहेंगे। केशवानंद भारती केस में जो निर्णय दिया गया था उसमें 3 बातें मुख्य तौर पर कही गई थी। पहली बात तो कही गई थी कि संविधान के जो संसद की संविधान संशोधन करने की सीमा निर्धारित की गई। दूसरी बात, संसद कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात कि मूल ढांचा क्या है, प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, ये बात कौन बताएगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका को शक्ति दी गई कि वो ये बताए कि वो संविधान की इस तरह व्याख्या बताए कि मूल ढांचा किसी भी संशोधन से प्रभावित हुआ है या नहीं हुआ। तो ये थी हमारे मूल ढांचे की अवधारणा। अंडरस्टूड? अब एक 42वां संशोधन है जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। वो बहुत ही फेमस रहा है क्योंकि उस संशोधन के द्वारा बहुत ज्यादा संशोधन किए गए थे। लगभग 53 आर्टिकल में, 53 अनुच्छेदों में फेरबदल की गई थी। और उस दौरान लोकसभा की जो कार्यकाल है वो भी 5 साल से बढ़ा करके कितना किया गया था? 6 साल किया गया था। उस दौरान जो 70 से 75 की मैंने बात की थी, इस दौरान बहुत ही विवादास्पद संशोधन हुए थे। 38वां संशोधन, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन। और बाद में जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, तो इन्होंने इन संशोधनों को हटाने के लिए 43वां और 44वां संशोधन किया। अंडरस्टूड? तो 42वें संशोधन की मुख्य बात क्या थी? एक तो लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ा करके 6 साल किया गया, जिसे 44वें संशोधन में फिर घटा दिया गया। ठीक है। दूसरा, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। अभी तक एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए और कब जोड़े गए। 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जो किया गया था, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया, 3 शब्द और जोड़े: पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द और जोड़े गए थे इसमें प्रस्तावना में। ये भी 42वें संशोधन में किया था और इसमें लगभग 53 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। इसलिए 42वें संशोधन, संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा इसकी फिर आलोचना भी हुई और इसके बहुत सारे जो संशोधन किए गए थे उन प्रावधानों को बाद में बदल दिया गया था। अंडरस्टूड? तो आज ये कंप्लीट हो जाता है चैप्टर हमारा आज एक ही वीडियो में। पहली बात, आज मैंने एक बार जल्दी से रिकेप ले लेते हैं इसका। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदले, वही होता है लिविंग। कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं, बदलती रहती है, बढ़ती रहती है समय परिस्थिति के अनुसार। तो ये होता है लिविंग डॉक्यूमेंट यानी जीवन दस्तावेज। और बाकी देशों का हम उदाहरण दें तो बाकी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें संविधान बने बिगड़े, लेकिन हमारे देश का संविधान 70 सालों से वही संविधान हमारा चल रहा है जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा ने 26 नवंबर 1949 को तैयार कर दिया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। तो क्यों? क्योंकि वो एक दूरदर्शिता का परिचय दिया उन्होंने। समय परिस्थितियों के अनुसार बेहद अनुकूल हमारे संविधान, लचीलेपन और कठोरता का संगम है और चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है। परिस्थितियों के अनुसार संशोधन की ये प्रेरणा देता है, ये छूट देता है। इसलिए हमारा संविधान आज भी एक जीवंत दस्तावेज है। फिर बात आती है कि संविधान में संशोधन किस प्रक्रिया से कर सकते हैं। संविधान में संशोधन 3 तरह से किया जा सकता है। पहला तो साधारण कानून बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जिसमें कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और नागरिकता संबंधी जो अधिनियम है
उनमें साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं, किसी विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। दूसरा संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संसद कर सकती है संवैधानिक शक्तियों के द्वारा। संवैधानिक शक्तियों मतलब संविधान ने जो उसे शक्ति दी है उसके द्वारा संसद इसमें संशोधन कर सकती है, दो तरह से, एक विशेष बहुमत के द्वारा और दूसरा विशेष बहुमत प्लस से आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति के द्वारा। विशेष बहुमत क्या होता है? कुल सदस्य संख्या का आधे से ज्यादा और मतदान करने वालों का 2/3, ये दोनों मिला के क्या बनता है? विशेष बहुमत। अंडरस्टूड? और फिर बात आती है कि मूल संरचना केशवन भारती कैसे संबंधित है, और इसमें 3 बातें कही गई है। एक तो संसद के ऊपर कुछ सीमाएं लगाता है ये, दूसरा संसद कहीं भी संशोधन कर सकती है, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, और मूल ढांचा कौन बताएगा? न्यायपालिका। फिर बात आती है न्यायालय के संशोधन करने में निकल किया है, इसलिए किया है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा संशोधन किया गया था, आपातकाल के दौरान किया गया था, इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की हुई थी। इसमें ही लोकसभा की आयु सीमा कार्यकाल बढ़ा करके 5 से बढ़ा करके 6 कर दिया गया था। और उसके साथ साथ इनकी विषय वस्तु क्या है? तकनीकी और प्रशासनिक है, व्याख्या और विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से और राजनीतिक आपस में सहमति के माध्यम से भी संशोधन किए जाए। आई होप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।